हेलो स्टूडेंट, आपके लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें अगला पेपर जीएस का है। ये आपका यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कहीं भी काम आ सकता है। जीएस जीएस के बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है किसी भी परीक्षा की, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी, आप जो सेंट्रल का एसएससी है आपका, उसके लिए आपका कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल है या दूसरी जगह है, वहां भी आपके काम आएगा हर जगह पर। तो इसमें बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। दूसरी ये है कि जो आपका 13 अक्टूबर को विज्ञप्ति निकली है स्नातक स्तरीय परीक्षा की, सम्मिलित रूप से 229 पद है, उन लोगों को अब विशेष फोकस करना है आगे आने वाले पेपर में, क्योंकि 2 ही महीने का समय दिया है, दिसंबर संभावित तिथि दी है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को ठोस कीजिए। और जितने भी पीडीएफ हमारे पड़े हुए हैं उनको तैयार कीजिए। आप इन वीडियो से उनके आंसर देखिए। पीडीएफ संजय देव क्लासेज में पड़े हुए हैं, इसका भी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा वहां से। बाकी जिन लोगों को पेड टेस्ट सीरीज लेनी है वो पेड टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, मात्र 150 रुपए में है। एसएस स्टडी जो हमारा चैनल है, आपका ऐप है, वहां से ले सकते हैं। इसका उसका लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अन्य जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको डेप्थ में जीएस पढ़ना है, वो हमारे चारों आपके जो जीएस के यूनिट हैं उनका आपका जो पीडीएफ, क्लास नोट्स का पीडीएफ है, कंप्लीट जो आपके टॉपिक है उन पर आधारित, वो भी आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। आपके पेड है, वो पेड कोर्स है, उसे भी हम जल्दी डाल रहे हैं, मतलब अगले हफ्ते उसे भी हम कंप्लीट उसमें डाल देंगे। पूरा बन करके तैयार हो गया हमारा। क्लास नोट्स है, हैंड राइटिंग में है, टॉपर के नोट्स हैं जो आपके सिलेक्शन ऑलरेडी 2-3 जगहों पर ले चुके हैं, उनसे लेकर के वो नोट्स हमने तैयार किए हुए हैं, तो आप उनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको विभिन्न तरह की किताबों को नहीं पढ़ना पड़ेगा, बल्कि एक ही नोट्स पर आपको सभी किताबों का निचोड़ मिल जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है? तांबा? तांबा नहीं है आत्मनिर्भर, तांबे का हमने आयात करना होता है, तांबे में आत्मनिर्भर नहीं है। दूसरा आपका बॉक्साइट, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का होता है, इसमें भी आत्मनिर्भर नहीं है, ये भी हम आयात कर रहे हैं। चांदी, चांदी भी हम आयात कर रहे हैं। अभ्रक, माइका में हम पूर्णतः आत्मनिर्भर हैं और दुनिया के सबसे बड़े माइका के उत्पादक हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? अभ्रक बोलते हैं। अभ्रक में भारत पूर्णतः आत्मनिर्भर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले के अधिकतम निक्षेप किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? कोयले के अधिकतम निक्षेप 4 नदी घाटियां दी हैं, सोन नदी, दामोदर नदी, महानदी, गोदावरी नदी। जो 4 की 4 आपके गोंडवाना लैंड की नदियां हैं। ये आपका गोदावरी नदी है, ये आपका महानदी है, ये आपका दामोदर नदी है, और ये है आपका सोन नदी। इन चारों नदियों में ही वैसे आपका भारत में आपके कोयले के सर्वाधिक निक्षेप पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कोयले का निक्षेप है, कुल मिलाकर के भारत के 70% जो कोयला है उत्खनन हो रहा है, वो होता है आपका दामोदर नदी में। दामोदर नदी में, दामोदर नदी को कोयला नदी भी कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है, इसमें खनिजों की उपलब्धता के कारण ही कहा जाता है। ये नदी आपके जो छोटा नागपुर का पठार है वहां से निकलती है और पश्चिम बंगाल में आपके हुगली से जाकर के मिल जाती है। इस नदी को पहले आपका बंगाल का शोक भी कहा जाता था, परंतु भारत के आजाद होते ही 1948 में इस नदी पर जो डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनी, उसके बाद से दामोदर नदी की बाढ़ को नियंत्रित किया गया। इसकी सहायक नदियों पर बांध बना दिए, स्टोरेज क्षमता विकसित कर दी, अब उसका जल सिंचाई में भी प्रयोग किया जाता है। तो दामोदर नदी आपका भारत में खनिज, खासकर कोयला और लौह खनिज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कोयले का सर्वाधिक निक्षेप भारत में इसी नदी पर है, दामोदर नदी पर। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे की, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया इसमें, किस रेलवे की टॉय ट्रेन, किस रेलवे की टॉय ट्रेन प्रसिद्ध है? किस रेलवे को कहा जाता है टॉय ट्रेन? दार्जिलिंग रेलवे। दार्जिलिंग रेलवे भारत की आपकी पर्वतीय रेलवे है। नीलगिरी रेलवे भी पर्वतीय है, शिमला रेलवे भी, कोंकण रेलवे में भी बहुत सारा आपका जो पश्चिमी घाट है उसकी पर्वत श्रृंखलाओं के गुफाओं से होकर के या पुलों से होकर के गुजरती है। ये 3 पूरी की पूरी क्या है? आपके पर्वतीय रेलवे हैं, और तीनों के तीनों क्या है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है। दार्जिलिंग रेलवे को 2005 में आपका यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था। ये रेल आपका एक नैरो गेज है, इसमें
2-3 डिब्बों वाली एक ट्रेन चलती है जिसे टॉय ट्रेन कहा जाता है पर्यटकों के लिए। ये आपका सिलीगुड़ी से लेकर के आपका दार्जिलिंग के बीच चलने वाली ट्रेन है, समझ गए। पहले आपका दार्जिलिंग से अंग्रेज सिलीगुड़ी तक इसके माध्यम से चाय का आपका चाय लाते थे दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी तक, इसलिए उन्होंने निर्माण करा था। बाद में फिर भारत ने क्या इसका आपका ये जो नैरो गेज है, क्योंकि बड़ी ट्रेन तो चलाई नहीं जा सकती क्योंकि पटरी बहुत क्या है, सकरी है। नैरो गेज में कितना होता है 0.67 मीटर ही चौड़ाई होती है, मतलब 0.25 मीटर चौड़ाई। तो कुल मिलाकर के आपके इसमें आपका छोटी सी ट्रेन चलती है जो पर्यटन के लिए, जिसे आप क्या बोला जाता है, टॉय ट्रेन बोला जाता है। तो दार्जिलिंग रेलवे की टॉय ट्रेन प्रसिद्ध है। आपका नीलगिरी में जो रेल है वो आपका ऊटी तक जाती है, ऊटकमंड यानी कि ऊटी तक जो आपका नीलगिरी रेल है। बाकी शिमला जो रेलवे है कालका शिमला के बीच, वो भी आपका पर्वतीय रेल है। सभी यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में, और इन सभी का निर्माण 3 का आपका अंग्रेजों के समय में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, गौड़। गौड़ भारत का जो गोंडवाना लैंड है इसमें निवास करने के कारण इन्हें गौड़ कहा जाता है। वैसे गौड़ जो आपका जो संप्रदाय है वो मुख्य रूप से आपका जो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है ये मूल है गौड़ों का। उसके अलावा ये पूरे गोंडवाना लैंड में फैले हुए हैं, यहाँ कर्नाटका तक, आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पश्चिम बंगाल, झारखंड और कुछ बहुत बिहार भी और मध्य प्रदेश तक भी, ठीक है। क्योंकि इनका विस्तार पूरे गोंडवाना लैंड में है, इसीलिए गोंड कहे इनका नाम, गोंडवाना लैंड से ही गोंड पड़ा है। बाकी इनकी जो मूल भूमि है वो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है, यही इनका मूल है। तो ये भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला, भारत में सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे प्राप्त हुआ? भारत के 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। शास्त्रीय भाषा मतलब जिस भाषा का शास्त्र आपका कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना हो और उसके पास अपना बहुत ही समृद्ध ऐतिहासिक और आपका एक पौराणिक शास्त्र होना चाहिए, उसी को ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है भारत में। और 2004 से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना शुरू किया था और पहली भाषा बनी थी तमिल, उसके बाद दिया गया था संस्कृत को 2005 में। अब तक 6 भाषाओं को दिया जा चुका है, इसमें आपका तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, तमिल और आपका 5वीं कन्नड़ है और 6ठी आपका उड़िया। ये 6 भाषाओं को आपके भारत में क्या दिया जा चुका है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। इनके पास 1500 साल पुराना आपका ऐतिहासिक आपके प्रमाण है। आपके इस भाषा का इन भाषाओं का इतिहास 1500 साल से प्राचीन है। हिंदी का बहुत पुराना नहीं है, इसीलिए हिंदी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, क्योंकि हिंदी तो आपको पता है पहला जो ग्रंथ है वो पृथ्वीराज रासो है, चंद्रवरदाई का। और चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में थे, जिनका शासनकाल आपका 12वीं शताब्दी के अंत में था। तब से उनको अभी तक 1100 साल ही हो रखे हैं और इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया 1500 साल है, उससे पुरानी भाषा होनी चाहिए। ये सब इससे पुरानी है, जिसमें इसका आपका संस्कृत तो है ही प्राचीन, तमिल आपका भाषा बहुत प्राचीन है और तमिल से ही कन्नड़ भी, तेलुगु भी और मलयालम भी उसी से निकली हैं। उड़िया अलग भाषा है, अलग क्षेत्र की है। तो ये 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। 2004 से ये शुरू हुआ था और पहली भाषा बनी थी तमिल और 2005 में दूसरी बनी आपके संस्कृत। किस शासक को बौद्ध धर्म में महायान शाखा का प्रथम पोषक कहा जाता है? महायान शाखा, बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं, हीनयान और महायान। हीनयान वह शाखा है जो आपके बौद्ध धर्म में रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी मतलब महात्मा बुद्ध के जो नियम कानून थे उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करना चाहती है। महायान शाखा वो है जो बौद्ध धर्म की प्राचीनता के साथ साथ आधुनिकता का भी समावेश कर लेती है। तो ये जो महायान और आपका हीनयान है उसका विभाजन ही आपका चौथी बौद्ध संगति में हुआ था, जो कनिष्क ने करवाई थी और आपके अश्वघोष और वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसी में आपका हीनयान और महायान निकल करके आए थे। तो महायान शाखा का प्रथम जो पोषक है वो आपका कनिष्क होगा। कनिष्क ने किया था, बाद में आपका हर्षवर्धन भी महायान शाखा से ही जुड़ा था, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के समय में आपका 2 शाखाएं बन करके तैयार हुई। क्योंकि बौद्ध धर्म आपके मानने वाले 2 तरह के लोग हैं, जो बिल्कुल बौद्ध धर्म को एज इट इज जैसा था महात्मा बुद्ध के समय वैसा ही मानते हैं, वो हीनयानी है। जो आधुनिकता का समावेश कर लेते हैं वो महायानी है। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य की लोक चित्रकला को साथिया कहा जाता है? लोक चित्र, जैसे उत्तराखंड के लोक चित्र ऐपण है, गुजरात के लोक चित्रों को क्या कहा जाता है? साथिया कहा जाता है। अगला, आनंद वन। आनंद वन नामक स्थान का संबंध किस महापुरुष से है? आनंद वन। आनंद वन का संबंध है आपका बाबा आमटे से। बाबा आमटे, मुरलीधर देवधर आमटे, ये भारत में बहुत बड़े आपके प्रवर्तक रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्हें कोढ़ हो जाता था, और कोढ़ होने के कारण उन्हें घर से निकाल दिया जाता था। तो उनके लिए उन्होंने एक आश्रम स्थापित करवाया महाराष्ट्र में, जिसका नाम था आनंद वन। इसके प्रवर्तक आपके बाबा आमटे हैं, जिनका वास्तविक नाम था मुरलीधर देवधर आमटे। उनका बहुत बड़ा अभियान है जिसे आपका भारत जोड़ो अभियान भी कहा जाता है, ठीक है। और ये अभियान आपका किसने चलाया था? बाबा आमटे ने, उन लोगों के लिए जो आपके क्या थे, आपके कोढ़ से ग्रसित हो गए थे और उन्हें उनके घर वाले घर से निकाल देते थे उन लोगों के लिए। क्योंकि पहले कोढ़ के लिए लोगों के मन में बहुत ही क्या आपका बहुत तरह की लोगों के मन में अंधविश्वास थे कोढ़ को लेकर के। वर्तमान में तो आपको पता है कुष्ठ रोग साध्य है, ठीक है। एमडीटी खाओ, कुष्ठ मिटाओ। एमडीटी आपका मल्टी ड्रग्स जो ट्रीटमेंट होता है उसके माध्यम से कोढ़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। उसमें आपके 3 तरह के आपके ड्रग्स लगातार चलाने होते हैं। एक रिफ्लेक्सिन होता है, एक डोप्सोन होता है, एक क्लोरोफाजिमन। इन तीनों का आपका सम्मिलित है और उन तीनों को लगातार खिलाया जाता है तो कुष्ठ रोग खत्म हो जाता है। इसीलिए कुष्ठ रोग की टैगलाइन ही क्या है? एमडीटी खाओ, कुष्ठ रोग कुष्ठ मिटाओ और कुष्ठ रोग साध्य है, ठीक है। पहले नहीं था, पहले लोगों के मन में भ्रांति था कि ये जेनेटिक होता है, लेकिन बाद में पता चला कि ये आपका एक लेप्रोसी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी नामक एक जीवाणु होता है, उसके आपके प्रभाव से, उसके संक्रमण के कारण लेप्रोसी यानी कि कोढ़ हो जाता है। तो कोढ़ के लिए जो भ्रांतियां थी अब वो मिट चुकी हैं, लेकिन पहले तक ऐसा नहीं था। इसीलिए लोग जिसके घर में हो गया उसके घर में कोई शादी ब्याह भी नहीं करता था, रिश्ता भी नहीं जोड़ता था, इनके कुल में कोढ़ है करके, तो उसे निर्वासित कर देते थे। तो उनके लिए आपके ये बनाया था। जैसे अल्मोड़ा में आपका जो रेमजे हैं उन्होंने भी आपके कुटियाएं बनाई थी कोढ़ियों के लिए, जो उस समय निर्वासित कर दिए जाते थे घर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका एक वास्तविक नाम रामतनु था? रामतनु वास्तविक नाम था तानसेन का, ठीक है। तुलसीदास का नहीं। तुलसीदास का जो वास्तविक नाम था वो राम बोला था। जब उनका जन्म हुआ तो मुंह से कहा जाता है कि राम शब्द से उठा था, इसीलिए उनका नाम राम बोला रखा गया था। यह आपका किसका है? तानसेन का वास्तविक नाम है रामतनु। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष से आरंभ हुए थे? दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा के लिए दिया जाने वाला सबसे आपका श्रेष्ठ पुरस्कार, भारतीय जो आपके सिनेमा है उसके जनक दादा साहेब फाल्के, गोविंद ढूंढीरास फाल्के के नाम से 1969 से दिया जा रहा है। यह भारत का सर्वोच्च आपका फिल्म क्षेत्र का पुरस्कार है। दादा साहेब फाल्के जिन्होंने भारत में क्या सिनेमा को जन्म दिया था, ठीक है, भारतीय सिनेमा के जन्मदाता हैं, उनके नाम से। वास्तविक नाम क्या था? गोविंद ढूंढीरास फाल्के। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले सही राज्यों का सही घटनाक्रम है। सर्वाधिक साक्षरता किसमें है? सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में, दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे गोवा, त्रिपुरा। पहला ही आंसर सही है इसका। सबसे ज्यादा केरल में, मिजोरम में, गोवा में और त्रिपुरा में। बिल्कुल सही आंसर है। साक्षरता का यही स्तर है, तो ए इसका सही आंसर है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। भारत की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किसमें है? महाराष्ट्र की। उसके बाद उत्तर प्रदेश की आती है। महाराष्ट्र में लगभग 5 करोड़ से अधिक लोग आपके शहरों में रहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 4.4, तमिलनाडु में 3.4 और पश्चिम बंगाल में 2.9 करोड़। यही क्रम भी है। सबसे ज्यादा आपके 5 करोड़ लोग कहां रह रहे हैं? शहरों में, महाराष्ट्र की। तो भारत का सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या है वो महाराष्ट्र में निवास करती है, तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, बुली नामक शब्दावली किस खेल से जुड़ी है? बुली किसे कहा जाता है? आपका बुली आपका हॉकी में होता है। हॉकी में बुली शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सतकोसिया नामक बाघ रिजर्व क्षेत्र,
सतकोसिया नामक बाघ रिजर्व स्थल किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक और डी पश्चिम बंगाल। जो सतकोसिया है, सतकोसिया बाघ यानी कि टाइगर रिजर्व उड़ीसा में, यहाँ दो ही है, एक तो सिम्पलीपाल है, एक सतकोसिया है। दो आपके टाइगर रिजर्व है मात्र उड़ीसा में, एक सिम्पलीपाल और एक सतकोसिया। तो इसका सही आंसर उड़ीसा होगा। अगला, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और वो देवगिरी के विरुद्ध किया था। तो देवगिरी का शासक उस समय था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने ही आपके अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करने के लिए एक सोने की प्रतिमा बनाई, उसे सोने की जंजीरों से जकड़ करके आपके मलिक काफूर के हाथों अलाउद्दीन खिलजी के लिए भिजवा दिया, ताकि वो संदेश भी जा सके कि उसकी अधीनता इसने स्वीकार कर ली है। तो रामचंद्र देव थे देवगिरी के शासक, जिस समय आपका अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण में अभियान आरंभ हुआ। चारों वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? चार वर्ण, यहाँ पर चार वर्ण आपका वंशानुगत वाले वर्ण नहीं है, बल्कि इसमें आपका जो कहा गया है कि एक जो आपके पुरुष है उसके अलग अलग अंगों से आपके चार वर्णों का जन्म हुआ है। ये आपके जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसके पुरुष सूक्त में हुआ है। पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आपके पहली बार चार वर्णों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? द्वितीय बौद्ध संगति, महाकश्यप, साबक मीर, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र। द्वितीय आपका साबक मीर ने। पहली जो बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय हुई थी, महाकश्यप ने कराई। दूसरी आपका जो कालाशोक के समय हुई थी, उसकी अध्यक्षता साबक मीर ने करी। तीसरी आपका जो अशोक के समय हुई थी, वो आपका मोगलीपुत्तिस ने करी। और चौथी जो वसुमित्र के समय हुई थी, उसकी करी थी, मतलब कनिष्क से समय हुई थी। उसमें दो थे, एक तो आपका कौन, अश्वघोष था और एक वसुमित्र था। तो इसमें द्वितीय के साबक मीर है। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खां द्वारा मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किस वर्ष की थी? मोमडन ओरिएंटल एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम धर्म में कुरीतियों को दूर करके उनके साथ तर्कवाद, साइंटिफिक आपका विचार पैदा करने के लिए जो आपका अलीगढ़ में मोमडन क्या की थी, एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना वो 1875 में की थी। 1920 में यही आपका एंग्लो ओरिएंटल स्कूल क्या बन गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू जिसे बोलते हैं, वो यही आपके कन्वर्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के भारत आगमन के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन नियुक्त तो आपका 1927 में हुआ था, आया 1928 में। उस समय भारत के जो गवर्नर थे या वाइसरॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय भारत आया था और उसका जो अपनी रिपोर्ट है और दोबारा भी इरविन के समय ही आया। किस अनुच्छेद के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व जनजाति के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है? और वो उपबंध क्या? मौलिक अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा। ऐसा किसमें कहा है? अनुच्छेद 15(4) में, 42वें संविधान संशोधन, आपका पहले संविधान संशोधन द्वारा ही आपके इसे जोड़ दिया गया था, ताकि आपके जो दुर्बल वर्ग है समाज के, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार विशेष उपबंध यानी कि आरक्षण की व्यवस्था दे सके। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका किस वर्ष, एनएसए बोलते हैं जिसे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, किस वर्ष देश में विघटनकारी यानी कि देश विरोधी, देश की अखंडता और एकता को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी आपके क्रियाकलाप हैं, उसके लिए देश में आपका पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाया गया था 1980 में। इससे पहले मीसा होता था, फिर इसके बाद पोटा आया, पोटा के बाद टाडा आया। ये सारे जो कानून है भारत में आतंकवादी, विघटनकारी और देश विरोधी घटनाओं को रोकने के लिए लाए गए थे। बहुत सख्त कानून है जिसमें तुरंत जमानत भी नहीं होती है और बड़ी कार्यवाही होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग जिसमें 5 टोटल सदस्य होते हैं, एक महिला अध्यक्ष सहित, तो उनका कार्यकाल, सभी का, अध्यक्ष और सदस्यों का, सबका 3 वर्ष का ही कार्यकाल होता है।
कौन सा अनुच्छेद महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को मूर्त रूप देने का प्रयास है? कौन सा है महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज को? अनुच्छेद 40, जो आपका नीति निर्देशक तत्व में सरकार को संविधान ने कहा है कि आप ग्राम पंचायतों की स्थापना करेंगे। तो यही आपका अनुच्छेद 40 है, जो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज यानी कि गांव को अपना स्वराज मतलब अपने स्तर पर शासन चलाने की छूट देता है। अगला बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है? टॉर्क का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। क्या होता है बल आघूर्ण का मात्रक? न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत और परावर्तक के बीच की दूरी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? आपका 17 मीटर, कम से कम 16 दशमलव कुछ है, 17 मीटर राउंड फिगर में। आपके कोई आवाज बोल रहा है यहां से और टकरा करके वापस भी आ जाए तो इसके लिए 17 मीटर की दूरी होना कम से कम आवश्यक है, क्योंकि इससे कम होगी तो कान में ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड तक। अगर आपने बोला और आपके ध्वनि की जो तीव्रता है वायु में उसके हिसाब से ध्वनि गई और आने के बीच कम से कम 1/10 सेकंड का अंतर होना चाहिए, तभी जाकर के वो ध्वनि जाएगी भी और आकर के सुनाई भी देगी। अन्यथा इससे नजदीक होगा तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी नहीं, इससे दूर होना चाहिए, नजदीक नहीं, तभी प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है। तो इसका सही आंसर 17 मीटर होगा। तो ये 25 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे हैं आप जरूर बताइएगा कमेंट करके हमें, और बाकी आपने सुझाव जो भी आपके कमेंट्स जो भी आपके विचार हैं उन्हें कमेंट पर साझा कीजिए। आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो भी हमारे साथ आप शेयर कीजिए, और आपके जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए आप एक अच्छा स्टडी मटेरियल लेने के लिए हमारे साथ हमारे वीडियोस में हमारे ऐप में आप बने रहिए। उसमें आपको बहुत सारी आपकी जो काम की चीजें हैं वो प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।